हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका सक्सेस माइंड क्लासेस में। तो आज हम जो है इंडियन पॉलिटी के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो कि कवर अप करने बहुत ज़रूरी हैं आपके अपकमिंग एग्जाम्स के लिए, चाहे वो एसएससी हो चाहे रेलवे हो। ठीक है। क्योंकि देखो, डेप्थ में नॉलेज अगर आपको अगर इस चीज़ की होती है तो आप जो क्वेश्चन आते हैं वो उसको आप आसानी से कर पाते हैं। तो मैंने इसमें दो चीज़ें ली हैं, एक तो प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर, उसमें डिफ्रेंशिएट क्या होता है, प्लस उनकी पावर, उनको अपॉइंट कौन करता है, और उसके आर्टिकल्स। ठीक है। जो जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं वो मैंने लिए हैं, जैसे इसमें पॉइंट नंबर फर्स्ट में मैंने बताया डिफरेंशिएट का। फिर सेकंड में मैंने लिया है कि यूनियन काउंसलिंग और स्टेट काउंसलिंग में क्या भिन्नता होती है, सो इसमें हम देखेंगे। फिर थर्ड है कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन, इसमें कुछ आर्टिकल्स हैं इंपॉर्टेंट जो आपको पता होना चाहिए कौन कौन से हैं, सो उनको भी हम पढ़ेंगे। ठीक है। सो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अपॉइंटमेंट और ओथ। तो जैसा आप देख पा रहे हैं इसमें डिफरेंशिएट में, जैसे प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर में, सो आर्टिकल नंबर 75। ठीक है। आर्टिकल नंबर 75 में क्या है कि जो पीएम होता है, प्राइम मिनिस्टर को कौन अपॉइंट करता है, आपका प्रेसिडेंट। तो प्रेसिडेंट के द्वारा जो है, राष्ट्रपति के द्वारा जो है, प्रधानमंत्री को अपॉइंट किया जाता है। और वहीं चीफ मिनिस्टर की बात करें तो आर्टिकल नंबर 164, देखो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार आर्टिकल्स आ जाते हैं एग्जाम्स में। तो चीफ मिनिस्टर को कौन अपॉइंट करता है, गवर्नर, ये स्टेट में है। फिर बात करते हैं हम अपॉइंटमेंट को लेकर, जैसे सीएम और पीएम की, तो कोई स्पेसिफिक प्रोविजन नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में, सो नो स्पेसिफिक प्रोसीजर इन द कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन एक कन्वेंशन है, कन्वेंशन मतलब एक धारणा है, कन्वेंशन एक धारणा है कि जो लीडर ऑफ मेजोरिटी ऑफ पार्टी, मतलब जो बड़ी पार्टी होती है उसका जो लीडर होता है, उसी को सीएम या पीएम बनाया जाता है या अपॉइंट किया जाता है। ठीक है। सो नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है कि डिस्क्रिशन इन द केस ऑफ नो मेजोरिटी। अगर मान लो किसी पार्टी को कोई भी मेजोरिटी नहीं मिलती है, मान लो अगर 100 है और जिसमें मेजोरिटी के लिए आपको 51 चाहिए, लेकिन किसी भी पार्टी की जो है, जैसे मान लो 30 आ गई, या फिर 30, या इन द सेंस फिर बात करते हैं 40। ठीक है। अगर किसी को भी मेजोरिटी नहीं मिलती है तो उस केस में क्या होता है, तो उस केस में होता है जो प्रेसिडेंट या गवर्नर जो अपनी पर्सनल डिस्क्रिप्शन से क्या करते हैं, वो अपॉइंट करते हैं पीएम और सीएम को। ठीक है। मतलब जो बड़ी अगर देखा जाए, मान लो अगर ये 40 है, अगर इस पार्टी की जो मेंबर्स हैं ज़्यादा हैं, तो इस पार्टी के मेंबर्स में जो लीडर होगा उसको अपॉइंट किया जाता है सीएम या पीएम। पर लेकिन एक सबसे बड़ी इसमें कंडीशन क्या होती है, इसको एक एक महीने का टाइम मिलता है। ठीक है। जैसे 1 मंथ का इसको टाइम मिलता है कि वो मेजोरिटी प्रूफ करे, कॉन्फिडेंस प्रूफ कर ले, किसमें, पार्लियामेंट में या फिर आपके स्टेट लेजिस्लेचर में। ठीक है। सो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस उसको गेन करना होता है, पीएम को या सीएम को। सो ये इंपॉर्टेंट है काफ़ी। ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है डेथ ऑफ पीएम या सीएम। अगर डेथ हो जाती है, अगर वो किसी कारणवश उनकी मृत्यु हो जाती है पीएम सीएम की, तो उस केस में क्या होता है, तो उस केस में अगर कोई सक्सेसर नहीं मिलता, तो प्रेसिडेंट या गवर्नर अपने इंडिविजुअल जजमेंट से किसी न किसी को वो अपॉइंट करते हैं। ठीक है। फिर बात करते हैं एलिजिबिलिटी की, कि क्या एलिजिबिलिटी होती है पीएम और सीएम की। तो अगर देखा जाए तो कोई भी किसी भी व्यक्ति को क्या है, पीएम या सीएम बनाया जा सकता है। ठीक है। हाँ, मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ, किसी भी व्यक्ति को पीएम या सीएम बनाया जा सकता है, लेकिन बशर्ते उसमें एक कंडीशन ये होती है कि उस व्यक्ति को या तो लोकसभा, मान लो अगर पीएम बनाना है तो या तो लोकसभा का या राज्यसभा का उसको मेंबर की जो मेंबर होना चाहिए। ठीक है। जैसे अगर बात करें जैसे जो फॉर्मर हमारे मनमोहन सिंह जी थे, वो लोकसभा के मेंबर नहीं थे लेकिन राज्यसभा के वो मेंबर थे। सो वो 2 बार के हमारे प्रधानमंत्री रहे। ठीक है। तो उसको 6 महीने दिए जाते हैं, तो 6 महीने के अंदर उसको है जो मेंबरशिप लेनी होती है। फिर बात करते हैं ओथ की, तो ओथ कौन दिवाता है, वही प्रेसिडेंट और गवर्नर। ठीक है। सो सीक्रेसी जो ओथ है उसको दिवाई जाती है, सो ऑफिस। ठीक है। फिर टर्म्स की बात करें तो ये भी 5 ईयर होता है, लेकिन बात करें जब कोई फिक्स्ड होल्ड नहीं होता। देखो अब इसमें लिखा है नो फिक्स्ड होल्ड ड्यूरिंग ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट। सो इन द सेंस अगर बाई चांस देखो क्या होता है, मान लो इमरजेंसी लग जाती है, तो इमरजेंसी के केस में तो 5 ईयर से ज़्यादा हो जाता है, मतलब 6 ईयर भी हो जाए या फिर उससे ज़्यादा हो सकता है। सो ये डिपेंड करता है। तो सेम केस गवर्नर केस में होता है। अब जो पीएम की, और अगर देखो पीएम के केस में क्या होता है, सैलरी डिसाइड करता है आपका पार्लियामेंट। तो पार्लियामेंट में देखा जाता है कि कितनी सैलरी बढ़ानी है। अगर स्टेट में देखें तो गवर्नर कितनी सैलरी, स्टेट में जो स्टेट लेजिस्लेचर होता है उसमें सीएम की सैलरी को डिस्कस किया जाता है। ठीक है। सो ये कुछ इंपॉर्टेंस थे जो आपके एग्जाम परस्पेक्टिव से आ सकते हैं। ठीक है। सो मैंने इसको कंबाइन तरीके से इसको करने की, इसमें कंबाइन जो एक कहते हैं ना, कंबाइन स्टडी, इंटीग्रेट स्टडी करवाने की कोशिश की है यहाँ पे। आई होप दैट आपको ये समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट है पावर और फंक्शन। तो जो प्राइम मिनिस्टर होता है और चीफ मिनिस्टर होता है उसके में क्या पावर्स क्या फंक्शन होते हैं, तो जरा एक बार उसको देख लेते हैं। तो
देखो, रिकमेंडेड मिनिस्ट्रियल अपॉइंटमेंट तो जो मैं इकट्ठा ही बताऊंगा दोनों के लिए, ठीक है। तो ये रिकमेंड करते हैं कि किसको कौन सी मिनिस्ट्री में अपॉइंटमेंट होना चाहिए, किसको कौन सी मिनिस्ट्री मिले, ठीक है, कौन सा मंत्रालय मिले। अलॉटमेंट भी वही करते हैं और रीशफल भी वही करते हैं। तो रीशफल पोर्टफोलियो का मतलब होता है जैसे किसी मिनिस्टर को मान लो एजुकेशन मिनिस्टर बनाया, एजुकेशन मिनिस्ट्री दे दी है, ठीक है। हो सकता है कि 6 महीने या साल भर के बाद उसको बदल के स्पोर्ट्स मिनिस्टर बनाया जा सकता है या फाइनेंस मिनिस्टर बनाया जा सकता है। तो ये जो रीशफल होता है पोर्टफोलियो का, ये पीएम करता है, ठीक है। फिर बात करते हैं इसमें अब, जो पीएम या सीएम रिजाइन मांग सकता है मिनिस्टर से अगर वो काम ठीक से नहीं कर रहा है, तो उसको डिसमिस भी किया जा सकता है, डिसमिसल भी किया जा सकता है उसके पोस्ट से। फिर बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, प्रिसाइडिंग ओवर द ये काउंसिलिंग ऑफ मिनिस्टर। सो ये COM का मतलब होता है काउंसिलिंग ऑफ मिनिस्टर। जो मीटिंग होती है उनकी, तो उनमें वो क्या करते हैं, प्रिसाइड करते हैं, उसमें चेयरमैनशिप करते हैं। और उनका जो डिसीजन होता है वो काफ़ी इन्फ्लुएंशियल होता है, इन द सेंस की जो भी डिस्कशन होती है, फाइनल डिसीजन किसको लेना होता है। तो फाइनल डिसीजन तो ऑब्वियसली बात है पीएम को लेना होगा या सीएम को लेना होगा, ठीक है ना। सो रिजाइन अगर बात करते हैं तो अगर रिजाइन, देखो ये दोनों पॉइंट को मैं इकट्ठा ही आपको एक्सप्लेन करता हूँ। अगर पीएम या सीएम में से, अगर मान लो जैसे सेंटर में तो पीएम ऑब्वियसली बात है, स्टेट में सीएम, अगर कोलैप्स कर जाती है, जैसे सरकारें कोलैप्स कर जाती हैं, ठीक है, या फिर रिजाइन दे देते हैं, तो उस केस में क्या हो जाता है कि डिसॉल्व कर जाती हैं, ठीक है। तो देखो अगर मेजोरिटी है, अगर मान लो पीएम ने रिजाइन दे दिया, तो ऑब्वियसली बात है आपकी सरकार क्या हो जाती है, गिर जाती है, ठीक है। जैसे अगर मैं एक बार बात बताऊं, 1990 आई थिंक 1997 या 98 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार, तो उस समय पे एक वोट के ऊपर वो सरकार गिर गई थी, है ना। तो इस प्रकार से ये होता है। फिर बात करते हैं एडिशनल पावर की। तो एडिशनल पावर क्या क्या है इनके पास, देखो अगर पार्लियामेंट में जैसे पीएम, पार्लियामेंट की सेंस में देखें तो जो ये जो एडवाइस करता है प्रेसिडेंट को, जब भी समनिंग का मतलब होता है कॉल, जब भी प्रेसिडेंट जो है बुलाता है पीएम को, तो वो उसको एडवाइस करता है, क्योंकि जो प्रेसिडेंट होता है ना, वो एड एंड एडवाइस पे काम करता है काउंसिलिंग ऑफ मिनिस्टर पे, ठीक है ना। ये जो सेंटर में होती है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, उसकी एड एंड एडवाइस पे वो काम करता है प्रेसिडेंट, ठीक है। फिर बात करते हैं कैन रिकमेंड डिसोल्यूशन ऑफ लोकसभा। अब जैसे मान लो 5 साल पूरे हो गए, तो अब पीएम कहता है कि ठीक है कि भाई 5 साल होने के बाद जो है वो रिकमेंड करता है प्रेसिडेंट को, भाई अब जो है लोकसभा को क्या कर दिया जाए, भंग कर दिया जाए, डिसोल्व कर दिया जाए, ठीक है। इसके अलावा जो गवर्नमेंट पॉलिसीज होती हैं वो भी अनाउंस करता है पीएम, ठीक है। सो इस केस में ये होता है। अदर रोल की बात करते हैं तो जैसे नीति आयोग का वो चेयरमैनशिप होती है, तो वो चेयरपर्सन होता है नीति आयोग का। तो नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिलिंग का जितने भी ये दे रखे हैं ना, इन सभी में वो चेयरपर्सन होता है, ठीक है। और यहाँ तक कि वो शेप करता है फॉरेन पॉलिसी को, किस प्रकार से हमारी फॉरेन पॉलिसी होनी चाहिए। जैसे मैं आपको थोड़ा सा ले जाता हूँ, जैसे नैम का नाम सुना होगा, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट। सो ये जब चली थी, जब कोल्ड वॉर मतलब 1945 के बाद, 1945 के बाद जैसे ही विश्व युद्ध खत्म हुआ, तो जब हमारा देश आज़ाद हुआ 1947 में, तो उस समय पे हमारे पास एक चैलेंज ये था कि हम किसके गुट में जाएं, या यूएसए के या यूएसएसआर के। तो उस समय पे हमने खुद का एक अलग से कह सकते हैं ब्लॉक बनाया, नैम, तो नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, ठीक है। सो वही है कि भाई फॉरेन पॉलिसी को हमें अपनी शेप किस तरह देनी है, कैसे नहीं। चीफ मिनिस्टर एक और इसमें इम्पोर्टेंट है, चीफ गवर्नमेंट और स्पोक पर्सन होता है, मतलब अपने गवर्नमेंट का वो चीफ स्पोक पर्सन होता है कि उसकी गवर्नमेंट ने अभी तक क्या क्या किया, तो वो उसके बारे में वो बताता है, ठीक है। इसके अलावा मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि लीडर ऑफ रूलिंग पार्टी होता है, मतलब उस जो मान लो लोकसभा है, तो लोकसभा में वो अपनी पार्टी का क्या होता है, लीडर होता है, ठीक है। फिर अगर हम स्टेट की बात करें, सेम ऐसा ही है स्टेट में भी। जैसे अगर स्टेट में बात करें तो सीएम एडवाइस करता है गवर्नर को, वही डिसोल्व वाला काम करता है कि भाई जो सीएम है वो एडवाइस करता है गवर्नर की, भाई मेरा कार्यकाल खत्म हो चुका है, तो अब इसको जो सेशन है उसको क्या कर दिया जाए, डिसोल्व कर दिया जाए, डिसोल्यूशन करनी जाए, भंग कर दिया जाए, ठीक है। अनाउंस करता है पॉलिसीज को। और सेम प्रोसेस यही होता है, इनका रोल क्या होता है, चेयरमैन पर्सन होता है स्टेट प्लानिंग कमीशन का, वाइस चेयरपर्सन होता है जोनल काउंसिलिंग का, ठीक है। और रोटेशनल बेस पे होता है। और इसके अलावा बात करें इसमें, ये नीति आयोग में भी ये बैठता है। स्पोक पर्सन होता है जैसे एम जैसे पीएम होता है। क्राइसिस मैनेजर होता है, मतलब इन द सेंस बात करें, अगर कुछ ना कुछ जैसे माने फॉर एग्जांपल डिजास्टर आ जाए, ठीक है, तो डिजास्टर में वो क्राइसिस मैनेज करता है, देखता है कि क्या क्या जो ज़रूरतें हैं वो मुहैया करवाई जाए लोगों को, ठीक है। सो पॉलिटिकल हेड ऑफ द स्टेट सर्विसेज, ऑब्वियसली बात है स्टेट में तो सीएम ही होता है, तो वो हेड सर्विस अपने मतलब मुखिया होता है एक तरह से स्टेट में, ठीक है। सो ये थे आपके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। आई होप दैट आपको ये समझ में आ रहे होंगे।
अब हम देखते हैं कि यूनियन काउंसिलिंग ऑफ मिनिस्टर और स्टेट काउंसिलिंग ऑफ मिनिस्टर में क्या डिफरेंस होता है। तो एक एक करके हम इसको देखते हैं। अगर डेफिनेशन देखते हैं सबसे पहले, तो यूनियन काउंसिलिंग ऑफ मिनिस्टर जिसे यूसीएम भी कहते हैं, मतलब इन द सेंस सीओ में भी कह सकते हैं काउंसिलिंग ऑफ मिनिस्टर में। ये यूनियन की होती है। तो एग्जीक्यूटिव बॉडी ऑब्वियसली बात है, नेशनल लेवल पे जो एग्जीक्यूटिव कौन सी होती है, यूनियन काउंसिलिंग होती है, ठीक है, जो कि एडवाइस करती है प्रेसिडेंट को। और सेम केस अगर बात करें, एग्जीक्यूटिव बॉडी होती है जो कि एडवाइस करती है गवर्नर को। कॉन्स्टिट्यूशनल बेस क्या है कि ये आर्टिकल नंबर 74 और 75 जो कॉन्स्टिट्यूशन में दिए होते हैं, जिसमें 74 में क्या है कि ये एड एंड एडवाइस करता है किसको, प्रेसिडेंट को, ठीक है। फिर यही आर्टिकल नंबर 163 में भी यही होता है कि वो एड एंड एडवाइस करता है किसको, गवर्नर को। सो हेड हेड की बात करें तो ऑब्वियसली बात है, प्राइम मिनिस्टर हेड होता है यूनियन काउंसिलिंग में, और स्टेट काउंसिलिंग में आपका चीफ मिनिस्टर होता है। अपॉइंटमेंट की बात करें, अभी तक जो हमने पढ़ा कि जो पीएम अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट और दूसरे अदर मिनिस्टर। अब दूसरे जो मिनिस्टर होते हैं वो भी अपॉइंट किए जाते हैं किसके द्वारा, प्रेसिडेंट के द्वारा, लेकिन एडवाइस होती है इस बार पीएम की। तो पीएम जब एडवाइस करता है प्रेसिडेंट को, तभी मिनिस्टर को अपॉइंट किया जाता है। सेम केस आपका सीएम में है, जैसे काउंसिलिंग ऑफ मिनिस्टर जो होते हैं आपके। फिर ओथ की बात करें तो इसमें एडमिनिस्ट्रेड बाय द प्रेसिडेंट, तो जो ओथ कौन दिवाता है इसमें, प्रेसिडेंट, और इसमें आपका गवर्नर। सैलरी की बात करें तो अभी मैंने बात की, तो पार्लियामेंट डिसाइड करता है इसमें। इसमें कौन करता है, स्टेट लेजिस्लेचर। टेन्योर की बात करें तो मिनिस्टर होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्रेसिडेंट प्लेजर। तो जब तक प्रेसिडेंट रहता है तब तक क्या होता है, मतलब जब तक रहता है जब तक वो मिनिस्ट्री वहाँ पे, जो मतलब मिनिस्ट्री, मतलब जो मिनिस्टर होते हैं वो मिनिस्ट्री में काम करते हैं, ठीक है। सेम केस इसमें गवर्नर में होता है। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब जो काउंसिलिंग ऑफ मिनिस्टर होते हैं, ठीक है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किस में होती है, लोकसभा में। ये ध्यान रखना, कई बार पार्लियामेंट आ जाता है लिखा हुआ, पार्लियामेंट में नहीं होती। पार्लियामेंट में तो राज्यसभा भी होता है, लेकिन लोकसभा में होती है, ठीक है, इसमें स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में। साइज की बात करें तो बात करते हैं 60 से 70 मिनिस्टर होते हैं, और 15% से ज़्यादा नहीं जाना चाहिए, मतलब जो टोटल स्ट्रेंथ है आपकी लोकसभा की, ठीक है, उसकी 15% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। सो मिनिमम इसमें बात करें 12 होता है, ठीक है, तो 15% इसमें भी आपका होता है। कंपोजिशन की बात करें तो इसमें कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं, बात करें मिनिस्टर ऑफ स्टेट और डिप्टी मिनिस्टर होता है, ठीक है। फिर इसमें इंक्लूड कैबिनेट मिनिस्टर, मिनिस्टर ऑफ स्टेट। सो ऑब्वियसली बात इसमें सारे ही होते हैं। कैबिनेट मिनिस्टर वही होता है जैसे मान लो फाइनेंस मिनिस्टर हो गया, डिफेंस मिनिस्टर हो गया। सो इसमें भी सेम ऐसे ही होता है। डिस्क्रिप्शन की बात करें तो प्रेसिडेंट कैन एक्ट काउंसिलिंग ऑफ मिनिस्टर एडवाइस, ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन क्या होता है कि जो काउंसिलिंग ऑफ मिनिस्टर जो एडवाइस करता है, वो उसी के हिसाब से प्रेसिडेंट क्या है, चलता है, उसी के हिसाब से अपनी वो डिसीजन लेता है। तो सेम ऐसे गवर्नर के केस में होता है। जुडिशियल रिव्यू की बात करें तो एडवाइस करते हैं, इज नॉट सब्जेक्ट टू कोर्ट ऑफ इंक्वायरी। मतलब जो भी काउंसिलिंग ऑफ मिनिस्टर जो भी मतलब एडवाइस करें, या फिर जो भी वो फैसला लेते हैं, वो कोर्ट के इंक्वायरी के अधीन नहीं आते हैं, ठीक है, वो सब्जेक्टेड नहीं होते हैं जुडिशियल रिव्यू के। सेम केस आपके स्टेट काउंसिलिंग में होता है आपका, ठीक है। जुडिशियल रिव्यू का मतलब होता है कि वो कोर्ट में नहीं जाते। मान लो अगर इन्होंने कोई फैसला लिया, तो ऐसा नहीं है कि भाई पीआई फाइल की और वो कोर्ट में केस चला गया, ऐसा नहीं होता इसमें। सो जो राइट्स, बात करें राइट्स ऑफ मिनिस्टर की, तो ये कैन स्पीक इन बोथ द हाउस, ये दोनों हाउस में बोल सकते हैं, क्योंकि देखो एक कंडीशन होती है, वो मेंबर होना चाहिए, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, चाहे वो लोकसभा को चाहे वो राज्यसभा को। और वो वोट कर सकते हैं सिर्फ ओनली वन देयर हाउस। सो जिस जिस हाउस के वो मेंबर हैं, सो वो उसी में क्या कर सकते हैं, वोट कर सकते हैं। सिमिलर केस आपका इसमें होता है, ठीक है। फिर बात करते हैं मीटिंग फ्रीक्वेंसी। सो ये मतलब डज नॉट मीट अ बॉडी फॉर द बिजनेस। सो बिजनेस पर्पज के लिए तो डेली नहीं मीट करती है। सो इसमें क्या होता है, मे कन्विंस द लेजिस्लेटिव बिजनेस। सो इसमें कन्विंस किया जाता है कि भाई ठीक है, बिजनेस पर्पज के लिए आप जो होते हैं काउंसिलिंग मिनिस्टर बैठते हैं, और पर इसमें नहीं है। तो जैसे आपने कई बार देखा होगा सीसीएस की बैटिंग जो बैठक होती है, मीटिंग होती है, सो वो कभी कभार होती है, ठीक है। जैसे कि मान लो कोई इंपॉर्टेंट इशू आ जाता है, जैसे वॉर की सिचुएशन हो जाती है या कोविड की सिचुएशन हो जाती है, तो इस प्रकार से ये सीसीएस की बैटिंग, सीसीएस क्या होता है, सेंट्रल कैबिनेट मीटिंग, ठीक है। सिक्योरिटी मतलब सीसीएस होता है सेंट्रल कैबिनेट सिक्योरिटी पे होता है, सीसीएम ईबी होता है, इकोनॉमिक पे होता है, पॉलिटिकल पे होता है। तो बहुत सारी बैठकें होती हैं यूनियन कैबिनेट में, ठीक है। सो ये कुछ डिफरेंस थे और इसको आप याद रखना। अब हम देखते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन, काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम परस्पेक्टिव से। सो जो आर्टिकल हैं ये काफ़ी बार पूछे भी जाते हैं। सो आर्टिकल नंबर 74 जो है क्या कहता है कि इट इज़ नॉट एन एब्रीवेशन एड एंड एडवाइस द प्रेसिडेंट कैन रिक्वेस्ट द रिकंसिडरेशन बट बाइंडिंग एडवाइस इज फॉलो। अगर मैं इसको सिंपल टर्म में कहूँ तो जो प्रेसिडेंट जो होता है, जो भी काम करता है, वो एड एंड एडवाइस पे काम करता है, किसकी, काउंसिलिंग ऑफ मिनिस्टर की, ठीक है।
सो एड एंड एडवाइस जिसमें पीएम भी शामिल होता है। सो पीएम मतलब इसी में काउंसिलिंग ऑफ मिनिस्टर जो होते हैं, सो उनकी एड एंड एडवाइस पे काम करता है प्रेसिडेंट। ओके, ये 74 में होता है। आर्टिकल नंबर 163 जो है वो रिलेटेड है स्टेट से। सेम है, मतलब यहाँ तो प्रेसिडेंट काम करता है, मतलब प्रेसिडेंट जो भी अपना काम करता है वो एड एंड एडवाइस पे करता है। यहाँ पे आपका स्टेट इंक्लूड हो जाता है। इसमें एक छोटा सा और पॉइंट है, जैसे गवर्नर है, गवर्नर डिस्क्रिप्शन पावर होता है जो एम्बिग्युअस मैटर होता है। एम्बिग्युअस का मतलब होता है कि जिसमें डिसीजन नहीं ले जाता या फिर कंफ्यूजिंग होता है। जैसे एग्जांपल के लिए मैं बताता हूँ, मान लो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट कोलैप्स कर जाती है या फिर उस गवर्नमेंट का सीएम डेथ कर जाए, रिजाइन कर जाए, तो ये गवर्नर जो होता है वो मान लो किसी भी व्यक्ति को क्या बना सकता है, सीएम बना सकता है, या फिर किसी भी पार्टी को कह सकता है कि आप जो है कोलिशन मतलब गवर्नमेंट बनाओ। ठीक है, सो ये चीज़ होती है इसमें। फिर आर्टिकल नंबर 91 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2003 में क्या है कि टोटल नंबर ऑफ मिनिस्टर इंक्लूडिंग पीएम सीएम शुड नॉट बी मोर देन द 15% ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ लोकसभा एंड स्टेट लेजिस्लेटिव। सो मतलब एग्जाम्पल के लिए मैं बताता हूँ, जैसे मान लो लोकसभा में 100 है, वैसे तो 550 हैं, मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ। जैसे इसके अगर 15% निकालें तो 15, तो मतलब 15 से ज़्यादा आपके मिनिस्टर नहीं होने चाहिए इंक्लूडिंग पीएम सीएम। ठीक है, चाहे वो पार्लियामेंट हो, चाहे ना सॉरी लोकसभा हो, चाहे वो स्टेट लेजिस्लेटिव, लेकिन 12 से कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, कई कई जगह जैसे नॉर्थ ईस्ट है वहाँ पे इसको छूट दी गई है कि वहाँ पे 12 से कम हो जाते हैं। So a member who is disqualified on the ground of defection shall also be disqualified to be appointment as a minister। ये कहता है कि अगर किसी व्यक्ति को अगर एंटी डिफेक्शन लॉ के तहत उसको ग्राउंड पे हटा दिया गया है तो वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है, वो मिनिस्टर के पद से भी हट जाता है, डिस्क्वालीफाई कर जाता है। फिर आर्टिकल नंबर 88 क्या कहता है कि एवरी मिनिस्टर हैज अ राइट टू स्पीक टेक पार्ट प्रोसीडिंग ऑफ बोथ द हाउसेज बट ओनली कैन वोट वेयर ही इज अ मेंबर। मतलब हर मिनिस्टर जो कोई भी मिनिस्टर होता है मतलब सो वो उसको अधिकार है बोलने का और टेक पार्ट इन प्रोसीडिंग ऑफ द हाउस, बोथ हाउसेज में, मान लीजिए चाहे लोकसभा हो चाहे वो राज्यसभा हो। लेकिन इसमें मेन सबसे ट्विस्ट क्या है कि वो मेंबर सिर्फ उसी में वोट कर सकता है, उसी सदन में वो जिसका मेंबर है, चाहे वो लोक अगर मान लो लोकसभा का है तो लोकसभा में वो क्या करेगा, वोट करेगा। राज्यसभा का है तो राज्यसभा में करेगा। ठीक है, अब ये आता है आर्टिकल नंबर 177, तो ये स्टेट से है, बिल्कुल सेम है, जिसमें कहा गया कि मिनिस्टर हु इज अ मेंबर ऑफ वन हाउस और स्टेट लेजिस्लेचर हैज राइट टू स्पीक एंड टेक पार्ट ऑफ द प्रोसीडिंग ऑफ द अदर हाउस। सो सेम सेम है। ठीक है, सो वही है कि भाई जिस हाउस का वो मेंबर है उसी में वो वोट करता है। लास्ट है, पर्सन नॉट ए मेंबर ऑफ एनी हाउस पार्लियामेंट कैन बिकम ए मिनिस्टर ऑफ मैक्सिमम ऑफ 6 ईयर। मान लो ये कहता है कि कोई पर्सन किसी भी हाउस का मेंबर नहीं है, उसको मिनिस्टर बनाया जा सकता है 6 महीने के लिए, लेकिन क्या होगा कि मैक्सिमम 6 महीने के लिए होता है। उस 6 महीने के अंदर उसको क्या लेनी होती है, सदस्यता। ठीक है, अगर वो मेंबर नहीं ले पाता है, मतलब मेंबरशिप नहीं ले पाता है, तो वो ऑटोमेटिकली वहाँ से वो हटा दिया जाएगा मिनिस्टर के पद से। सो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन। आई होप दैट आपको ये समझ में आ रहे होंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सो लास्ट में हम देखते हैं कि ऐसे कौन से चीफ मिनिस्टर थे जो कि बाद में आपके प्राइम मिनिस्टर बने थे। तो ये लिस्ट दी गई है, इसको आप एक बार जरूर रीड करें। तो सबसे पहले हम देखते हैं मोरारजी देसाई, जो कि बॉम्बे उस समय में बॉम्बे बात करें तो 1952 से 56 तक रहे। तो 1977 में वो पहले नॉन कांग्रेसी क्या बने थे, आपके पीएम बने थे। ठीक है, पहले तो ये कांग्रेस में ही थे, लेकिन बाद में इन्होंने जनता दल, आपने सुना हो जनता दल की पार्टी बनाई। ठीक है, सो सो इन्होंने इस जनता पार्टी से लड़े और फिर वो क्या बने, पीएम बने। ठीक है, जो बाद में चलकर यही जो है बीजेपी का रूप ले लेती है। ठीक है, फिर आते हैं चरण सिंह, जो कि चौधरी चरण सिंह, आप नाम सुना होगा, उत्तर प्रदेश से थे। फिर बाद में वो बने 1979 में, फिर बीपी सिंह बने, उत्तर प्रदेश से थे। ठीक है, ये नेशनल फ्रंट गवर्नमेंट पार्टी थी, सो उसमें बने। सो पीवी नरसिम्हा राव थे आंध्र प्रदेश से, वो जून में बने 1999 में। फिर एचडी देवगौड़ा जो थे कर्नाटका से थे। ठीक है, ये भी बने यूनाइटेड फ्रंट गवर्नमेंट। फिर नरेंद्र मोदी जी जो हमारे अभी करंटली हैं, सो गुजरात से हैं। ठीक है, वो 2014 में बने, स्टिल अभी भी वे पीएम हैं। सो ये थे आपके कुछ मतलब इम्पोर्टेंट, आपकी बात करें एग्जीक्यूटिव से और यूनियन और स्टेट से। सो आई होप दैट आपको ये समझ में आए होंगे। आप इसको जरूर रीड आउट करें क्योंकि ये एग्जाम से काफ़ी बार पूछा जाता है। ठीक है, पार्लियामेंट से रिलेटेड तो बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, सो इनको आप जरूर याद करें। थैंक यू, और प्लीज़ आप लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।